अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जी मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप लोग। क्या प्रोग्रेस चल रही है। ब्लॉगिंग वाला पार्ट क्लियर है सबको। अभी सब आए नहीं हुए बोल के 9-10 लोग हैं। वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। 13। चलें, किसी ने आंसर तो दिया मुझे। बताया करें कुछ चीज़। सब कुछ क्लियर है आपको या नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि पता नहीं मैंने ही बड़ा अच्छा करवा दिया, समझ आ गया या बिल्कुल ही नहीं आया। क्लियर दो तरह का होता है ना। जी, हर चीज़ क्लियर है। एक क्लियर होता है जो ऊपर से गुजर जाता है, एक क्लियर होता है जो समझ आ जाती है। क्लाइंट जब बात करते हैं कुछ ना कुछ तो ऐसा पॉइंट रखो ना कि वो लोग ना जाएं उनके अंदर, वो थोड़े से ग्रीडी हो जाए उस चीज़ के लिए कि यार ये जो चीज़ मिल रही है ना फ्री में, या कोई इस तरह की वैल्यू मिल रही है कि इसको नहीं छोड़ना है, इस पे हमने इसको रिस्पॉन्ड करना है या इससे कम से कम आगे कन्वर्सेशन लेके चलें। ब्लॉगिंग असल में पेशेंस वाला काम है जिशान। मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये है कि अगर आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी, लेकिन अपने स्किल टेस्ट करने के लिए बेहतरीन तरीन चीज़ है। अगर आपको ना रैंक करना आता है ना कुछ भी, तो आपको अगर एसईओ आती है, रैंक करना आता है आपको, आप साइट्स को रैंक कर सकते हो, तो फिर एसईओ वाला बंदा, तो हम लोग कहते हैं कि मार्केटिंग वाला बंदा जो है ना वो कभी भूखा नहीं मरता। वो अपने लिए कुछ करता रहेगा, दूसरों को भी सर्विस देता है, अपने लिए भी करेगा, और अल्टीमेटली अपने लिए साइट्स रैंक करके उस पर काम करेगा। तो एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप अपनी ब्लॉग साथ सेटअप करें, काम करें। अगर आप राइटर मतलब आप राइटिंग नहीं करना चाहते तो आप कोलैबोरेशंस कर लें। आप ऐसा करें, एक राइटर के साथ मिल जाएं, आप उससे बोलें जी आप लिखो, और आपको जो जिस तरह से लिखना है वो भी मेरी तरह आप भी गाइड करते रहोगे, प्लस अगर वो इसी सेशन में से उनको पता ही है ऑलरेडी, तो एक राइटर के साथ मिल जाएं, आप उसे कहें आप लिखो और मैं मार्केटिंग करूंगा, दोनों मिलकर काम करते हैं पार्टनरशिप पे। तो कुछ ऐसा भी किया जा सकता है, या आप राइटर को हायर करके काम करवा सकते हो। और अल्टीमेटली अगर खुद ही लिखते हो तो फिर तो कोई पैसे लगने वाली चीज़ ही नहीं है। आज का टॉपिक ई कॉमर्स सलमान स्टार्ट करने लगे हैं हम लोग, और इंशाल्लाह ये 1-2 दिन और जाएगा। ई कॉमर्स में हम लोग लोकल ई कॉम, इंटरनेशनल ई कॉम, उसके बाद पेमेंट गेटवेज जिससे पेमेंट्स रिसीव करते हैं, अगर आप इंटरनेशनली काम कर रहे हो। लोकली अगर आप काम कर रहे हो तो पेमेंट मोड वगैरह, कैश ऑन डिलीवरी किस तरह से काम करता है उसके बारे में।
और उसके बाद कुछ डिफरेंट मॉडल्स होंगे ई कॉमर्स के जो हम लोग डिस्कस करेंगे, लाइक विद डिफरेंट मॉडल्स हैं, मतलब अब मजीद बताऊंगा जब मैं उसकी तरफ जाऊंगा कि किस तरह से आप लोग कम से कम इन्वेस्टमेंट में अच्छे से अच्छा काम स्टार्ट कर सकते हो और आप उसको लेके चल सकते हो। क्योंकि मेन चीज़ तो यही है ना कि पैसे कम से कम लगें और एफिशिएंटली लगें और हमारा काम भी चले। तो वो भी बात करेंगे हम डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आई हैव लोकल क्लाइंट, शी इज a doctor and want his clinic address on Google and FB management मेरा ख्याल कहना चाह रहा है। But what should be the cost? She is in Pakistan. She wants long term commitment with me. पाकिस्तान में रेट्स कुछ कम मिलते हैं। गूगल पे एड्रेस ऐड करना तो इज नॉट अ बिग डील। आपको पता है गूगल माई बिजनेस पे आप जाएंगे, वहां पे जाके उसका वेबसाइट, उसका सारा एड्रेस वगैरह, उसका नैप जो है वो लिस्ट करेंगे। लिस्ट करने के बाद आपको एक पिन वेरिफिकेशन आएगी, वो पिन उसके एड्रेस पे रिसीव होगा, वो पिन अप्लाई करेंगे, उसकी साइट, उसका बिजनेस जो है, उसका जो क्लिनिक है, उसका क्लिनिक जो है वो आ जाएगा गूगल माई बिजनेस, गूगल लिस्टिंग्स के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसको रैंक करना है, तो रैंक में फिर कुछ साइटेशंस वगैरह आप कर देंगे, थोड़े बहुत लिंक्स लगाएंगे तो वो रैंक भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में कंपैरेटिवली इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है। और जो फेसबुक है वो मैनेजमेंट अब डिपेंड करता है वो आपको कितना वर्कलोड दे रहे हैं, आप वीकली कितने टाइम्स पोस्ट करोगे। सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो आप वीकली कितने टाइम पोस्ट करोगे? आपने वीक में 3 बार पोस्ट करना है, वीक में 5 बार पोस्ट करना है, मंथली कितनी बार पोस्ट होगा, पोस्ट होंगी किस किस्म की, पोस्ट बनाने में आपको कितना टाइम लगता है, वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि उसके ग्राफिक्स भी आपने अगर प्रिपेयर करने हैं, उसकी पोस्ट भी आपने बनानी है, फिर अप्रूवल लेके आपने पब्लिश करनी है, फिर आपने उसके मार्केटिंग पे भी काम करना है कि उसके फॉलोअर्स लाइक्स वगैरह बढ़े उसके पेज के। तो उस हिसाब से आपने थोड़ी कैलकुलेशन करनी है कि आपका कितना टाइम स्पेंड होगा इसके काम पे, वीकली मंथली कितना टाइम आप लगाओगे ऑन एवरेज। उस टाइम को मल्टीप्लाई करो अपने मिनिमम आवरली रेट से कि मिनिमम मैंने इतना पर आवर चार्ज करना है अगर मैं ये काम करूं तो स्टार्टिंग में इस तरह से जाएं। कल को इंशाल्लाह स्किल इंप्रूव होती जाएगी, आप एक्सपीरियंस होते जाओगे, तो फिर जो है वो आवर्स पे बात नहीं रह जाएगी कितने आवर्स लग रहे हैं और क्या हो रहा है। फिर मेन चीज स्किल पे भी बात होती है, क्योंकि अक्सर ऐसे काम होते हैं कि जो एक न्यूबी है वो करने बैठे ना तो उसको 4-5 घंटे लग जाएंगे। एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, उसको पता है कि मैंने 30 मिनट में 1 घंटे में इसको कैसे करना है, तो वो कर सकता है, लेकिन वो 4-4-5 घंटे का ही करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट में एवरेज टाइम यही है। वो तो उसकी अपनी स्किल है ना कि उसको जल्दी कर पा रहा है। तो वो तब की बातें हैं, लेकिन फिलहाल आप नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर, नंबर ऑफ वर्कलोड के ऊपर जो है ना वो मल्टीप्लाई करके आप अपना बजट दे दिया करें। सिर्फ 23 लोग आए हैं, क्या करें आप? 24 और 10-15 मिनट, 10 मिनट हो गए हैं ऑलमोस्ट। स्टार्ट करते हैं फिर, मेरा ख्याल है। हाँ जी, बस वो फिर आप उसके वर्कलोड पे ना कर लें, देख लें नंबर ऑफ आवर्स कितने रिक्वायर्ड हैं आपको, वीकली मंथली कितने लगाने पड़ेंगे, और उसकी उस पर मल्टीप्लाई करके, लाइक अगर आपने मिनिमम कितना चार्ज करना है, $4 चार्ज करना है, 5 करना है, 3 करना है, 6 करना है, कितना आप स्टार्ट में जाना चाह रहे हो उसके साथ, तो उसे मल्टीप्लाई करें और उसको बता दें जी टोटल अमाउंट इतनी एवरेज मैंने आपको कॉस्ट करनी है। चलें जी, मैं अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं। अब इंट्रो आई कॉम का, अब अक्सर लोग हैं जो आज नहीं आए, वो आके मंडे को पूछ रहे होंगे क्या हुआ था, इस तरह की बातें, क्या हुआ था और क्या इंट्रो था, ब्रीफ कर दें। वालेकुम सलाम। अहमद ऑफिशियली तो अलाउड नहीं है। अच्छा जी, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स। अच्छा, ई कॉमर्स होता क्या है पता है सबको? ई कॉमर्स नाम तो मैं बोल ही जा रहा हूँ, कोई ऐसा तो नहीं जिसको भी ये नहीं पता कि ई कॉमर्स है क्या। नहीं पता, दैट इज फाइन, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, नहीं पता तो ओपनली बताएं, कोई इशू नहीं है।
सलमान होने के तो बड़े तरीके हैं, लेकिन ऑफिशियली अलाउड नहीं है ना कि आप लेक्चर डाउनलोड करें। अलाउड ना होना अलग बात है, ना होना अलग बात है। वो बड़े तरीके हैं, वो तो हो ही जाता है, लेकिन ये है कि ऑफिशियल अलाउड नहीं है ये चीज़। एसओपीज में भी लिखा गया था ये। एसओपीज में वो जो पॉलिसीज हैं जो स्टार्टिंग में आपसे शेयर करते हैं। देखिए मेरी बात सुने, आपके आसपास कोई ग्रोसरी स्टोर है, एग्जांपल दे रहा हूँ ग्रोसरी स्टोर की, क्योंकि वो हर घर के आसपास होता ही है। अब ग्रोसरी स्टोर है, अब वो फिजिकल वहां पे आप जाते हो, जाके गुड्स वगैरह बाय कर रहे हो, वहां से चीजें परचेज करके लेके आते हैं। अभी आजकल क्या हो गया कि लोग आपको ऑनलाइन डिलीवरीज भी दे रहे हैं। वो कहते हैं जी हमारा कार्ड ले जाएं, जी हमारा ये फ्लायर ले जाएं, और आपको जब भी कोई चीज चाहिए हो तो आप घर से कॉल करें, हम आपके घर में डिलीवर कर देंगे। अब उस चीज को उठा के अगर वो वेबसाइट पे लें, एक ग्रोसरी स्टोर जो फिजिकल कहीं पे एग्जिस्ट करता है, किसी किस्म की भी कोई भी बिजनेस है, उसको उठा के वो ऑनलाइन ले जाए, वो वही सारी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन लिस्ट कर दे और बोले जी कि आप ऑनलाइन आएं और ऑनलाइन ऑर्डर करें, हम आपको चीज डिलीवर करेंगे वेबसाइट के थ्रू। तो ये आपका ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आपकी बन जाती है। कॉमर्स आपकी होती है बिजनेस, तजारत। कॉमर्स जो होता है, तो ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज करते हुए जो आप तजारत करोगे, जो आप बिजनेस करोगे, उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। सो पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं, जैसे दराज डॉट पी के ई कॉमर्स स्टोर है, जहाँ पे हर चीज़ सेल हो रही है, आपको पता है। स्टोर्स भी आप अपने बना सकते हैं, प्लस ये है कि वहाँ पे चीज़ परचेज भी आप लोग करते हैं, अक्सर लोगों ने की भी होगी। तो ये आपका दराज एक ई कॉमर्स का पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो साइट है वो दराज है। इसके अलावा अली बाबा, अली एक्सप्रेस, अमेजोन, और अमेजोन, जिस तरह अमेजोन एसोसिएट में जब कल दिखा रहा था तो मैंने अमेजोन ओपन की थी। दुनिया की सबसे बड़ी साइट अमेजोन है, ठीक है। उसके बाद अली बाबा भी है। अली बाबा जो है वो होलसेल की है, अली बाबा डॉट कॉम। अली एक्सप्रेस इन्हीं की है, अली बाबा वालों की रिटेल में है, यहाँ पे ज़्यादा रिटेल का काम है। उसके बाद ईबे है, ईबे डॉट कॉम। उसके बाद इट से है, और पता नहीं कितनी साइट्स और होंगी यहाँ पे। मैं लिखता जाऊंगा तो लाइनें लगती जाएंगी। चले मैं बस इन पे बात करते हैं, मजीद नहीं लिखते। तो ये आपके ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, यहाँ पे हर तरह की चीज, हर कैटेगरी की चीज आपको मिलती है, आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो। तो वही जो स्टोर जो फिजिकल होना था, या मॉल्स होते हैं बने होते हैं जहाँ पे फिजिकल जाके चीज परचेज करनी पड़ती है, वो आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। अली बाबा है, यहाँ पे भी आपको होलसेल के अंदर मेनली ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक नीडल से लेके, एक सुई जो होती है ना, एक सुई से लेके टैंक और हेलीकॉप्टर्स भी अगर आपने बाय करने हैं ना, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अली बाबा के ऊपर इतना कुछ है, ठीक है। उसके बाद अली एक्सप्रेस जो है वो अली बाबा की ही रिटेल साइट है, मतलब रिटेल अगर आप कोई एक दो चीज बाय करना चाहते हैं अब, तो फिर अली एक्सप्रेस उन्होंने लॉन्च किया था, आप इसके थ्रू कर सकते हैं। बड़ी अच्छी क्वालिटी की बड़ी अच्छी चीजें मिल जाती हैं आपको, मैंने बहुत बाइंग की हुई है यहाँ से। उसके बाद ईबे है, ईबे भी आपका ऑनलाइन शॉप है, ऑनलाइन स्टोर है, जहाँ पे हर चीज आपको मिलती है, ठीक है। तो ये आपकी ई कॉमर्स है। तो एक जो स्टोर है एक फिजिकल, उसको उठा के ऑनलाइन ले जाओ, तो वो आपका ऑनलाइन शॉप बन जाएगी, तो ई कॉमर्स हो जाएगा। पहले कॉमर्स है, आप बिजनेस कर रहे हो, आप तजारत कर रहे हो, अब आप उसे ऑनलाइन ले गए हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज करते हुए आप उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो रेवोल्यूशन आई है वो आपको पता है, जब लॉकडाउन हुआ है उसके बाद हर चीज, ऐसे ऐसे बिजनेसेस पाकिस्तान में भी खासतौर पे, और पूरी दुनिया में बड़ी जगहों पे एग्जिस्ट करते होंगे, जो कहते थे हमने कभी ऑनलाइन जाना ही नहीं है, उनसे उनके सामने जाके बात करते थे ना कि ऑनलाइन का सिस्टम कोई है, और हमें नहीं समझ आता, वो कहते थे हमें नहीं समझ आता, हमारा ऐसे सही चल रहा है, हमें ऑनलाइन नहीं जाना, हमें ऑनलाइन कोई चीज बेचनी नहीं है, हमें कुछ नहीं करना, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही बड़ा बिजनेस है। आप शालम मार्केट कहीं पे भी चले जाओ, बड़े बड़े इंपोर्टर, बड़े बड़े होलसेलर्स बैठे हुए थे, उनसे बात कर लो ऑनलाइन की, उन्हें ना पता होता था, ना ही इंटरेस्ट लेते थे। जब लॉकडाउन हुआ तो उन्हें भी मजबूरन अपनी साइट्स बनवानी पड़ी, उन्हें ऑनलाइन मीडियम को यूज करना पड़ा। वो OLX के ऊपर एड्स पोस्ट कर रहे थे, वो इस तरह से फेसबुक पे ऐड चला रहे थे, डिफरेंट जगहों पे ऐड चला रहे थे, रन कर रहे थे, ताकि उनकी चीज सेल हो, क्योंकि लॉकडाउन है, लोग तो जा नहीं सकते, अब उन्होंने लोगों तक तो पहुंचानी है चीज को। तो बहुत सारे बिजनेस जो जिनके अंदर कॉन्सेप्ट ही नहीं था ऑनलाइन जाने का, वो भी ऑनलाइन आए, क्योंकि उन्हें सर्वाइव करना था। तो ई कॉमर्स इतना ज्यादा उसके अंदर जो है ना बूस्ट मिला। तो पाकिस्तान के अंदर भी 2019 में आई थिंक $1 बिलियन जो है ना, इसका इसका जो वॉल्यूम है वो एक्सीड कर चुका हुआ था, या होने वाला था, इतना ज्यादा इसका वॉल्यूम हो चुका हुआ था। तो ये और बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि लोगों के पास अब टाइम नहीं है, लोगों के पास जाने का, कहीं पे जाके चीजों को बाय करने का, वो एज फन। और जिस तरह से ये कोविड आया है, और जिस तरह की ये
अल्लाह ताला बस खैर करे, इस चीज़ को ख़त्म करे। जिस तरह की चीज़ें आई हैं अब लोग और अवॉइड करेंगे, दुनिया चेंज होगी और ज़्यादातर अवॉइड करेंगे कि अननेसेसरी कहीं पे ना जाया जाए, ऑनलाइन चीज़ को बाय कर लें। तो पहले ही अच्छा था लेकिन एक और लेवल पे चलेगी, और इन्हीं दिनों में अमेज़न भी जो है, जेफ बेज़ोस वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया, इतना तेज़ी से ऊपर गए वो लोग, और उन्होंने भी ग्रोसरी और इस तरह की चीज़ों को प्रायोरिटी पे डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया, बाकी चीज़ें भी थी साथ-साथ। तो पहले ही बहुत ऊपर था और ऊपर निकल गया। तो ये ई-कॉमर्स है कि आप कुछ भी चीज़ उठा के ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दो, एक वेबसाइट बनाओ और उसके ऊपर स्टार्ट कर दो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करते हुए आप सेल करना स्टार्ट कर दो, तो वो आपका ई-कॉमर्स हो जाएगा। जो कॉमर्स है वो आपका ई-कॉमर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको इंट्रो मिल गया, कॉमर्स है क्या। अब ई-कॉमर्स कितनी तरह की होती है? बी टू बी भी होती है, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स होती है, बिजनेस टू कंज्यूमर होती है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर होती है। लाइक बिजनेस बिजनेस कोई चीज सेल कर रहा है, बिजनेस कंज्यूमर को चीज सेल कर रहा है, कंज्यूमर मीन्स हम लोग आम लोग जो हैं, कंज्यूमर कंज्यूमर को चीज सेल कर रहा है। इस तरह से मल्टीपल मॉडल्स हैं, तो उनमें से तीन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तीन बता रहा हूँ आपको। मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल जो आप जानते हो, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल अगर मैं बात करूं तो वो तो आपको पता है। मैं ये जो भी साइट ओपन करूंगा आप कहोगे ये बिजनेस टू कंज्यूमर तो कर ही रहे हैं। अमेजोन बिजनेस टू कंज्यूमर कर रहा है ना, कोई भी जाके वहां से चीज खरीद सकता है। अली एक्सप्रेस बिजनेस बिजनेस टू कंज्यूमर कर रहा है ना, कोई भी जाके वहां से चीज परचेज कर सकता है। तो कंज्यूमर हम लोग हैं, तो बिजनेस टू कंज्यूमर की एग्जाम्पल तो ये हो गई। अगर मैं आपको ये बोलूं बिजनेस कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल या बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, अगर किसकी एक बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने हो कि कोई ऐसी साइट जो बिजनेस से बिजनेस को सेल कर रही है या वो कंज्यूमर से कंज्यूमर को सेलिंग हो रही है, उसके अंदर ऐसी कोई ई कॉमर्स एग्जांपल आपके आसपास है, नजर दौड़ाएं। हमारे लाइफ के अंदर मैंने उसका नाम भी थोड़ी देर पहले लिया था, एक ऐसी चीज है। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल बातें हैं, लेकिन चीजों को समझना जरूरी है कि ये मॉडल्स होते क्या हैं। तो इसका थोड़ा सा इंट्रो देना है मैंने, और उसके बाद हम लोग आगे निकल जाएंगे। बिजनेस टू बिजनेस की बड़ी एग्जांपल मैंने जानबूझ के वो साइट ओपन भी नहीं की थी, मैं उससे आगे निकल गया था। तो अली बाबा बिजनेस टू बिजनेस है, मेनली इसका जो मेन मॉडल है वो बिजनेस टू बिजनेस है, कि ये बिजनेसेस को सेल कर रहे हैं, ये होलसेल का काम कर रहे हैं। सो ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल हो गया, चलो इसमें फिट हो गया है, जिसने भी अली बाबा बोला है ठीक बोला है, और बाकी लोगों को भी समझ आ जाए ये बिजनेस टू बिजनेस है अली बाबा। OLX, यस, OLX कंज्यूमर टू कंज्यूमर। OLX के ऊपर मैंने मोबाइल सेल करना है, मैं मोबाइल का ऐड लगाऊंगा, जिसने परचेज करना है वो उधर आएगा, मैसेज करेगा, बातचीत होगी, मिलेंगे, मोबाइल सेल परचेज हो सकता है आपका। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर ही डीलिंग हो रही है ना। मैंने लैपटॉप सेल करना है, मैंने मोबाइल सेल करना है, मैंने कुछ भी सेल करना है, मैं वहां पे ऐड लगा दूंगा, और जो नेक्स्ट पर्सन जिसने बाय करना है वो भी कंज्यूमर ही है, वो मेरे से बात करेगा, कन्वर्सेशन होगी, कहीं मिलेंगे और चीज को वो पैसे पे कर देगा, मैं उसको चीज दे दूंगा और बात खत्म। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर का सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे पास OLX है। अच्छा, OLX जो है अब सिर्फ कंज्यूमर टू कंज्यूमर पे काम कर रही है। OLX भी सॉर्ट ऑफ ई कॉमर्स है, वो भी ई कॉमर्स की कैटेगरी में ही आती है। तो OLX बिजनेस टू कंज्यूमर भी कर रही है, वहां पे बिजनेसेस भी हैं जो अपनी चीजें कंज्यूमर को बेच रहे हैं, वहां पे बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे भी काम हो रहा है। एक बंदा है वो वहां पे पोस्ट लगाता है, मेरे पास ये शर्ट्स हैं, इसके 250 पीसेस में दूंगा, इतने का पीस मिलेगा, किसी ने लेना है तो बताओ। तो जो शॉप ऑनर्स हैं जो आगे वो भी बिजनेस ही आगे बिजनेस टू बिजनेस है ना, वो जो दूसरा बिजनेस होगा जो जिसको वो शर्ट्स चाहिए वो उस पर्सन से बात करेगा, उसे कहेगा जी 250 शर्ट्स ठीक है मैं लेता हूँ, इतने पैसे फाइनल हुए और चीज ले ली। अब 250 को कंज्यूमर तो नहीं ले सकता ना। तो अली जो OLX है वो आपका बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे भी काम कर रहा है, बिजनेस से बिजनेस में भी सेलिंग हो रही है, बिजनेस से कंज्यूमर में भी सेलिंग हो रही है, कंज्यूमर्स टू कंज्यूमर सेलिंग भी हो रही है। जी जमशा, जो आपका फेसबुक है इसके अंदर भी शॉप फीचर है, तो उसके अंदर भी शॉप फीचर में मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। वो बिजनेस टू बिजनेस भी हो सकता है, बिजनेस टू कंज्यूमर भी हो सकता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी हो सकता है। तो बहरहाल आपका जो OLX है जो सब लोग जानते हैं जिसको, OLX पे B2B, B2C, C2C तीनों मॉडल्स पे काम हो रहा है। तो ये मॉडल्स हैं डिफरेंट जिस पे आप काम करते हो, कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, आप किसको चीज सेल कर रहे हो। अगर आप होलसेलर हो तो आप होलसेल में चीज सेल कर रहे हो, तो कंज्यूमर आपका कस्टमर नहीं है, जो एक आम कंज्यूमर एक आम पर्सन जो है वो आपकी ऑडियंस नहीं है, फिर आपकी ऑडियंस बिजनेसेस हैं, तो आप उनको टारगेट करते हो। तो अपनी मार्केट को समझना और अपनी जो भी आपका मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है उसको जानना जरूरी है, और कल को कोई पूछ लीजिए कौन सा मॉडल है आपका, तो पता हो जी मॉडल होता क्या है, उस चीज की बात तुम बता सकें। अच्छा, अब मेरे पास
तीन चार मेथड्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं। मेनली ई कॉमर्स स्टार्ट कैसे की जा सकती है, उनके बारे में मैंने लिखना है, लिख के आपको दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ, हम गूगल डॉक ओपन कर लेते हैं। ई कॉमर्स तो क्लियर हो गया ना सबको, ये ई कॉमर्स की एग्जांपल्स आपके सामने ओपन है। तो मेरा नहीं ख्याल अब ई कॉमर्स के में मतलब उसके समझने में कोई इश्यू होगा। और अब हम मजीद इसके मॉडल्स पे काम करते हैं कि अगर ये बिजनेस हम लोग करना चाहें तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। सबसे मेन चीज ये है, ये बिजनेस कोई भी कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका कोई फैमिली ऑन्ड बिजनेस है उसको उठा के ऑनलाइन ले जाओ, अगर वो अभी ऑनलाइन नहीं आया। बेहतरीन, मतलब जो लोग अपना फैमिली ऑन्ड है उसको ले जाओ, वो कुछ ना कुछ एडिशन ही करेगा ना, वैल्यू ऐड ही होगी ना। बल्कि जो फिजिकल चीजें सेल हो रही हैं वो तो हो रही हैं, साथ ऑनलाइन भी कुछ सेल हो जाएगा तो बेस्ट है। ना होगा तो फिजिकल तो हो ही रहा है। तो बल्कि आपकी तो विन विन सिचुएशन है, जिसका ऑलरेडी कोई बिजनेस है और वो उसी को उठा के अगर उसको ऑनलाइन ले जाए। अगर आपका अपना बिजनेस नहीं है तो आपकी सराउंडिंग में, आपके रिलेटिव्स में, आपकी सराउंडिंग जो आपकी एक सोशल सर्कल है उसके अंदर अगर कोई और पर्सन है जिसका बिजनेस है लेकिन वो फिजिकल है, और आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उसी को ऑनलाइन लेके जा सकते हो, तो आप उसको ले जाओ। क्योंकि वहां पे आपकी कॉस्ट बहुत मिनिमाइज होगी। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में उन्हें कुछ पे ना करना पड़े, तो आप उनसे तब भी चीज अरेंज करें जब आपकी चीज वो सेल हो। तो इस तरह से वो मॉडल भी आपका, मतलब वो भी एक बड़ा जबरदस्त आपका सिस्टम बन जाता है अगर आपके सराउंडिंग में कोई हो। तो ऐसे ही देखा करें, और फिर मार्केट गैप देखा करें, कहाँ पे कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि उसको यूटिलाइज किया जा सकता है और आप उसको लेके चल सकते हो। तो फ्रीलांसिंग से पैसा कमाना है और साथ इस साइड पे लगाना है, या डायरेक्ट भी साइड पे जाया जा सकता है जिसके पास अपॉर्चुनिटी है, ताकि मैक्सिमम जो है वो आउटपुट जनरेट कर सके, आप कोई ना कोई बिजनेस सेटअप कर सके। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं डिफरेंट वेज बताऊंगा आपको, डिफरेंट सिनेरियोज बताऊंगा जिसपे आपका स्टार्ट हो सकता है ई कॉमर्स। तो ये कैसे समझ सकते हैं आपके ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए आपके जो मॉडल्स हैं वो ये वाले हैं। तो वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला मॉडल जो है ना आपका वो है वेंडर वेंडर मॉडल। ठीक है, वेंडर मॉडल क्या होता है इसकी बात हम लोग करेंगे। ये एक मॉडल है। और एक असल असल में मैं आपसे अगर पूछूं, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि अगर आपने ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करना है तो आपके माइंड में क्या आता है कि आप किस तरह से स्टार्ट करेंगे, आपको उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए। ये चीज भी छोड़ देते हैं, पहले हम यहाँ से एक एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। अगर आप में से कोई पर्सन ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, तो आप किस तरह से स्टार्ट करेंगे, आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, मुझे उसकी एक लिस्ट बताएं। मुझे बताएं कि आपको ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से पजल्स हैं जिनको हमें पूरा करना पड़ेगा, मुझे वो बताएं। ताकि मैं उसमें उसको लिस्ट डाउन करता जाऊं और फिर हम वहां से आगे बढ़े। तो ये मॉडल्स वगैरह तो बाद में बातें होती रहेंगी। मेन चीज है आपके माइंड में क्या आता है, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या क्या कुछ चाहिए हमें उसके लिए। आप बोलेंगे और मैं लिखूंगा। वेबसाइट, ये ले दी वेबसाइट, लिख दी मैंने। और कोई, वेबसाइट वेबसाइट एक ही बार लिखनी थी, वेबसाइट लिखी गई। वेबसाइट चाहिए, और सोचे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं जिसके बगैर हो ही नहीं सकता बिजनेस ये। प्लेटफॉर्म, सोर्स, प्रोडक्ट, मार्केटिंग। प्रोडक्ट इसमें एक पॉइंट अच्छा मिला है, प्रोडक्ट, मार्केटिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग की बात ही आप कर रहे होंगे ना, प्रोडक्ट सोर्स या सोर्स का कोई और मतलब है। प्लेटफॉर्म तो ये वेबसाइट होगा। प्रोडक्ट, वेबसाइट, वेबसाइट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो कहीं से लेंगे कि भी देंगे। Business product. Research the e-commerce space and find niche. Select your business name and choose legal structure. Apply for an EIN. Obtain business permits and license. ये तो आप बड़े अंदर चले गए हो ना। Choose your e-commerce platform and create your website. Source and develop your products. ठीक है सलमान, इसमें से मोटी मोटी चीजें जो ऐड करने वाली थी कर ली है मैंने। और जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन वगैरह वो वाला काम जो है ना उसको मैंने अभी छोड़ दिया है,
वो क्योंकि वो थोड़ा एडवांस्ड है, पहले हम वो बेसिक चीजें पूछ रहे हैं जो जरूरी हैं स्टार्टिंग लेने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी विदाउट रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट तो हो ही जाता है, लेकिन अच्छी बात है रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए या करवानी पड़ेगी आपको अगर पहले नहीं करवाएंगे तो। होम डिलीवरी सिस्टम, तो कह लो प्रोडक्ट शिपमेंट, उसके लिए कुछ चाहिए, प्रोडक्ट शिपमेंट, सप्लायर, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अच्छा, आपने वो पीस बता दिए सारे, कंज्यूमर, टारगेटेड ऑडियंस। जी, असल में वो कह रहे थे कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन, या कह लो हाउ टू डिलीवर प्रोडक्ट्स, ये आपका बनता है सही। उसके बाद दूसरा है हाउ टू कलेक्ट कैश, अगर वो लोकल है, कैश नहीं, पेमेंट्स क्या देते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा क्या बात आई थी, सप्लायर चाहिए आपको, प्रोडक्ट, तो जरिए बता, प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से तो लेना है, प्रोडक्ट सप्लायर, कंज्यूमर, आप टारगेटेड, टारगेटेड ऑडियंस, वैसे तो ये आपका मार्केटिंग में आ जाएगा, फिर भी लिख दिया मैंने। लोकल ऑडियंस, कस्टमर, वही हो गया, ऑडियंस हो गया, होम, अच्छा, नैप गुड्स वेबसाइट, नैप गुड्स बिजनेस प्रोडक्ट, बस यही है। चले जी। अच्छा, अगर मैं इसको अब अरेंज करना स्टार्ट करूं, ये तो आपने लिखवा दिया, अगर मैं इसको अरेंज करूं तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहली बात है जी भाई, मार्केट रिसर्च। क्या चीज सेल करनी, क्या नहीं करनी, पहली बात। उसके बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग दूसरी बात, नंबर वन, नंबर टू, ठीक है। नंबर थ्री, आपको प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए कुछ जगह चाहिए, बल्कि उससे पहले मार्केट रिसर्च में असल में आपकी ऑडियंस ऑडियंस सब कुछ कवर हो जाता है, इसलिए मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा कि आप टारगेटेड ऑडियंस अलग बताएं, वो तो मार्केटिंग में भी आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे वेबसाइट क्या है, आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकें, डिस्प्ले करवा सकें। अक्सर लोग फेसबुक के थ्रू भी स्टार्ट कर लेते हैं, वेबसाइट नहीं बनाते, बट मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, वेबसाइट होना ज़रूरी है। वेबसाइट, मार्केटिंग, और यहाँ पे होगा मार्केटिंग है, बल्कि पहले मार्केटिंग कर लेते हैं, साथ आपको जो एक और पजल पूरा करना है वो ये है प्रोडक्ट डिलीवरी, पेमेंट्स, सिलेक्शन। जो बातें आपने ऊपर लिखी है मैंने ऑलमोस्ट वही बातें लिखी हैं, लेकिन मैंने ये 6 स्टेप्स बनाए हैं। मार्केट रिसर्च चाहिए आपको, पता लगाना है कौन सी प्रोडक्ट को लेके चलना चाहिए, कौन सा नहीं। प्रोडक्ट सोर्सिंग, कि अच्छा प्रोडक्ट डिसाइड कर ली, मार्केट रिसर्च की, एक प्रोडक्ट निकल के आ गई जी, इसके ऊपर काम करना है। तो अब इसमें ये सोचना है कि हम लोगों ने इसको आगे कैसे लेके चलना है। एक सेकंड में ये जरा ऑफ कर लूं। मार्केट सर्च होगी, प्रोडक्ट हमने डिसाइड कर ली, प्रोडक्ट हमने कौन सी करनी है। अब प्रोडक्ट लेंगे कहाँ से, सोर्सिंग के लिए हमें देखना पड़ेगा प्रोडक्ट मिलेगी कहाँ से अरेंज होगी, उसके बारे में देखना पड़ेगा। फिर हमें प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, उसके लिए बेहतरीन चीज वेबसाइट है कि वेबसाइट बनानी पड़ेगी। साथ इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो बनाओगे वो उसके साथ ही डिस्प्ले के अंदर ही आ जाएगा, वेबसाइट के अंदर ही। ठीक है। उसके बाद फिर मार्केटिंग,
सोशल मीडिया मार्केट, फिर आपकी मार्केटिंग आ गई, तो मार्केटिंग के अंदर आपका एसक्यू है, सोशल मीडिया है, उसके अलावा आप पेड एड्स पे जाते हो, जिस तरह से भी आप करना चाहते हो वो सारे मार्केटिंग के मॉडल्स इसमें आ जाएंगे। उसके बाद फिर प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिलीवरी है, कि अगर प्रोडक्ट सेल हो जाती है तो प्रोडक्ट को डिलीवर कैसे करोगे। अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में कैसे डिलीवर होगी, अगर बाहर इंटरनेशनली कर रहे हो तो वहां पे कैसे डिलीवर होगी, वो आपको पजल रिजॉल्व करना पड़ेगा। पेमेंट कलेक्शन, पेमेंट कैसे कलेक्ट करोगे जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो। पाकिस्तान है तो कैश ऑन डिलीवरी है, जब प्रोडक्ट किसी के डोर स्टेप पे पहुंचेगी वो उसको देगा पर्सन, तो फिर कैश कलेक्ट करेगा। तो वो कैश कलेक्शन वाला कैसे सारा आपका पूरा वो जो मेथड है वो क्या होगा, वो किस तरह से क्या प्रोसेस होगा आपका। और उसके बाद अगर इंटरनेशनली है तो फिर तो कैश पहले आ जाता है, मतलब पेमेंट्स पहले आ जाती हैं, लोग आपको पहले पे करते हैं और बाद में आप प्रोडक्ट शिप करते हो। तो उस केस में वो जो पेमेंट कलेक्शन पहले हो रही है वो पेमेंट कलेक्शन कैसे करेंगे। तो ये मेन मेन कुछ पजल्स हैं जो करने हैं। बाकी इसके अलावा लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, बिजनेस रजिस्ट्रेशन और एम्प्लॉयर नंबर वगैरह, ये सब चीज़ें जो बीच में शायद काशिफ ने बोली थी, तो ये सलमान ने शायद, तो ये सब चीज़ें तो फिर साथ साथ हैं, वो तो एक लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन उनके अलावा जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये है, ये चीज़ें होंगी, ये सारी ज़रूरी हैं, इनके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ये वेबसाइट के बगैर आप शायद कर लो, लेकिन वेबसाइट नहीं करोगे तो पेज पे करोगे, फेसबुक पेज पे, कल को फेसबुक पेज बंद हो जाता है फिर क्या करोगे। तो वेबसाइट आपका मेन एसेट है, तो वेबसाइट होना जरूरी है। तो इसलिए ये 6 चीजें मेरे नज़दीक वो हैं जो बहुत जरूरी हैं। अगर आपको कुछ भी करना है, आपने इन सारी चीजों को रिजॉल्व करना है, इन सारे पजल्स को रिजॉल्व करना है, तो आप अपना ई कॉम स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। एग्री करते हैं? जी, सेल्स चैनल आपका वो फिर साथ इसकी हो जाएंगे ना, वेबसाइट में बता रहा हूँ, इसके साथ सोशल चैनल जो आपने बनाने हैं वो सब चीजें सब आप करोगे। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, समझ आ गई कि ये चीजें हमें रिक्वायर्ड हैं, ये हमें लाना पड़ेगा। तो ये हमें वो चीजें हैं जो हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं, हमें चाहिए इन पे काम करने के लिए। ठीक है। अब हम लोग क्योंकि बात कर रहे हैं मेन मतलब व्हाट इज, ये तो हो गया ना, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स स्टोर, ये तो उसके पॉइंट्स हो गए। अब कुछ प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है। उसके बाद मैं फिर आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग मॉडल्स क्या क्या हो सकते हैं उनकी तरफ लेके जाऊंगा, और उसमें जो सबसे इजीएस्ट होगा और चीपेस्ट मॉडल होगा उसके ऊपर बात करेंगे। ये पार्ट अगर क्लियर है तो बताएं मुझे, मैं आगे स्टार्ट करूं। और इसमें प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है, जो मार्केट रिसर्च के अंदर ही इन्वॉल्व होगा। एक तो हम मार्केट फिजिबिलिटी देखेंगे, अगर हम एसईओ करनी है तो हम उसकी रिसर्च वॉल्यूम देखेंगे, हम लोग कीवर्ड्स का कंपटीशन देखेंगे, फिर हम उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे। वो तो काम है ही है। उसके साथ साथ कुछ प्रोडक्ट की और भी चीजें हैं जो हमें माइंड में रखनी पड़ेगी, और फिर हम उस प्रोडक्ट को चूज करेंगे। वो चीजें क्या क्या हैं उसके ऊपर बात करनी है मुझे। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या मिक्स हो गए थे, अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोडक्ट। अच्छा, एक अच्छी प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, बताएं मुझे। मैं अगर लिखूंगा तो मैं आपको बोलूंगा should be a product should be evergreen। एक मैंने बोल दिया, कोई आपके माइंड में भी आता है, आपने बताते जाना है। प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हुए क्या क्या आप लोगों ने माइंड में रखना है। डिमांड, वो तो आपका हो गया ना। डिमांड मींस कि जब कीवर्ड, अगर आप एसईओ वाइज कर रहे हो तो कीवर्ड रिसर्च करते हो, अगर वहां पे सर्च वॉल्यूम अच्छा है तो मींस के लोग तो उसको सर्च कर रहे हैं, डिमांड है। अब कंपटीशन देखोगे कि कंपटीशन कितना है, और फिर उसके बाद सिलेक्शन करोगे तो वो एरिया तो आपको कवर हो जाएगा। अब एक प्रोडक्ट की कुछ और करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके अलावा जो हमें माइंड में रखना जरूरी है कि फिर हमने वो प्रोडक्ट लेनी है। अब प्रोडक्ट शुड बी एवरग्रीन, मतलब क्या है कि 12 मंथ चलने वाली प्रोडक्ट हो। ये ना हो कि 3 माह चले या 4 माह चले, सीजनल हो, एक सीजन चली दूसरा सीजन क्लोज है बिल्कुल ही, और जो बच गया वो अगले सीजन तक लेके बैठे रहेंगे। अगर बियर एंड टीयर हुआ तो अगले सीजन तक पता नहीं वो टाइम गुजारती है कि नहीं गुजारती, तो ये सारे इश्यूज उसमें हो सकते हैं। A product should be
एक चीज यहाँ बोली थी, प्राइस का बोला आपने? रीजनेबल या अफोर्डेबल? प्राइस, या कह सकते हैं कि इट शुड, लेकिन नहीं, वो कॉस्ट मतलब रीजनेबल कॉस्ट अब डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होती है। बहरहाल आपने बोला, मैंने वो भी लिख दिया, प्राइस उसकी ठीक हो। शुड बी यूनिक, चलो ये आपने बोला, मैंने ये भी लिख दिया। रिलायबल, प्रोडक्ट शुड है, अब ये ए प्रोडक्ट की जगह बी प्रोडक्ट ही करना पड़ेगा। बी प्रोडक्ट शुड, ये तो कुछ बोला था आप लोगों ने, गुड क्वालिटी, ठीक है। लाइट वेट, नहीं लाइट वेट वो तो डिपेंड करता है ना क्या हो। हाई डिमांड, वो तो कीवर्ड रिसर्च से हमने कर दिया। मीट इन नीड्स, यूजर एक्सपीरियंस, हाई क्वालिटी देन कंपेटिटर्स, रीजनेबल प्राइस, बजट फ्रेंडली, हाँ बजट फ्रेंडली रीजनेबल प्राइस, एक ही बात होगी। फुलफिल कंज्यूमर डिजायर्स, क्वालिटी अच्छी हो। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ और इसके अलावा कोई माइंड में आता है वो भी लिखें। बताएं। द प्रोडक्ट shouldn't be fragile, मैं इसलिए कह रहा हूँ टूटने वाली चीज ना हो, ग्लास वगैरह हो, बेचो, हम आगे पहुंचे ही ना किसी तक, अकॉर्डिंग टू जी रिक्वायरमेंट्स, वो तो है जरी बात है। तो प्रोडक्ट शुड नॉट शुडंट बी फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि वहां पे ये ना रास्ते में टूट जाए, तो अवॉइड करना चाहिए। ये जरूरी नहीं अब जिसकी है ही फ्रेजाइल वो क्या करे, वो तो करेगा नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चूज कर रहे हो तो आप अवॉइड करो कि आप जब नई प्रोडक्ट ही चूज करनी है तो ऐसे प्रोडक्ट चूज करो जो जरा आपके लिए इजी हो। शुड बी एवरग्रीन, सीजन ला हो। शुड हैव रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद शुड बी यूनिक, शुड हैव गुड क्वालिटी, शुडंट बी फ्रेजाइल, ये हो गया। और इसके अलावा सब, अगर वो आप लोगों ने मुझे बोलना है और मैंने करना है, तो जिस तरह जो लेक्चर बचते हैं उस हिसाब से जैसे जैसे होगा तो मुझे जो कहते जाएंगे मैं इंशाल्लाह करता जाऊंगा। जो मोस्ट मतलब आप में से ज्यादा लोग जो बोलेंगे। द प्रोडक्ट शुडंट बी फ्रेजाइल, उसके बाद द प्रोडक्ट शुड हैव, आपके पास तो मेरे ख्याल में कोटा खत्म हो गया है तो मैं खुद से लिखता जाता हूँ। द प्रोडक्ट शुड हैव, नहीं shouldn't have too much variations, या variants या variations एक ही बात है, too many variations। इसका क्या मतलब होता है? ये मैं उस बंदे को माइंड में रख के ये बातें बता रहा हूँ जिस बेचारे ने नया बिजनेस स्टार्ट करना है और उसने पैसा लगाना है। अब उसने एक प्रोडक्ट चूज करनी, नहीं चूज करनी, उसका कोई फैमिली ओन्ड बिजनेस नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है जो उसको उठा के वो ऑनलाइन लेके जा रहा है। अगर तो आपका फैमिली ओन्ड बिजनेस है, किसी चीज का भी है, आप उसको उठा के ऑनलाइन ले जाओ,
दैट इज फाइन। लेकिन जिसने एक बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट लेना है और नई प्रोडक्ट ही सिलेक्ट करनी है, तो फिर वो इन चीजों का ख्याल रख ले तो ज्यादा बेहतर है। द प्रोडक्ट शुडंट हैव टू मेनी वेरिएशंस या वेरिएंट्स। इसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट ऐसी ना हो कि आपने ऐसी प्रोडक्ट उठा ली है जिसके साइज भी हैं, जिसके कलर्स भी हैं, जिसके अंदर मतलब काफी सारी वेरिएशंस आ रही हैं, तो एक एक कलर के अंदर हर साइज लेना पड़ेगा आपको। ठीक है। और जिस तरह फॉर एग्जांपल आप अगर शूज की एग्जांपल लेते हो, तो शूज अगर आप लेते हो तो शूज के अंदर कलर्स भी होंगे एक वेरिएशन, शूज के अंदर साइजेस भी होंगे दो वेरिएशंस। तो अगर छह साइजेस टोटल हैं, तो एक कलर में आपको छह साइज लेने पड़ेंगे, फिर दूसरे कलर में छह साइजेस, फिर तीसरे कलर में छह साइजेस, चौथे कलर में छह साइजेस। तो होगा क्या, अल्टीमेटली एक ही शूज जो है उसके वेरिएशन को पूरा करते करते आपका अच्छी खासी एक अमाउंट स्पेंड हो चुकी होगी। क्योंकि आपको 20 अगर चार कलर हैं और चार ही साइजेस हैं, तो 16 पीसेस आपको लेने पड़ेंगे, फिर जाके आपका एक सेट पूरा होता है। 4 × 4, क्योंकि हर कलर में चार साइजेस होंगे। ठीक है। और अगर जारी बात है एक कलर का एक एक साइज तो लेके नहीं रखोगे, अगर ज्यादा लोगे तो आप इन्वेस्टमेंट देख लो आपकी कितनी ज्यादा हो जाएगी। तो उस एंगल से कि वेरिएशंस कम हो, कम से कम हो, ताकि उसमें हमें बजट ज्यादा स्पेंड ना करना पड़े। नो साउंड एंड वीडियो, इट्स क्लियर, ऑल ओके। हाँ जी। द प्रोडक्ट शुड हैव गुड लाइफ स्पैन। द प्रोडक्ट शुड हैव अ गुड लाइफ स्पैन। लाइफ कुछ अच्छी हो। अब सब्जी लेके ना रख लेना, एक दिन ना बिकी दूसरे दिन खराब हुई पड़ी हो। ठीक है। मतलब एक वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, उनका एक आपको पता है कि लाइफ है। गुड लाइफ स्पैन का मतलब ये है कि अगर वो रुकती भी है, वो कुछ अर्सा आपके पास पड़ी भी रहती है, तो उसकी लाइफ इतनी हो कि आप उसको आराम से निकाल लेंगे। ये ना हो कि वो बहुत ही उसकी एक शॉर्ट उसका लाइफ साइकिल हो और उसके अंदर अंदर वो सेल होगी तो ठीक है, वरना वो वेस्टेज है। तो वो फिर आपको काफी ज्यादा नुकसान बियर करना पड़ सकता है उस चीज की वजह से। तो एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो कोशिश करें जो आप लें, एक गुड लाइफ स्पैन हो, उसका एवरग्रीन हो, रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस हो, मतलब एक मैसेज के जो है ना वो रेंज में आती हो, यूनिक हो, गुड क्वालिटी की हो, फ्राजाइल ना हो ताकि वो टूटने वाली ना हो, आपको नुकसान बियर करना पड़ सकता है। टू मेनी वेरिएशंस उसकी ना हो ताकि कम से कम इन्वेस्टमेंट हो आपकी उनके ऊपर, अगर आप उन प्रोडक्ट्स को बाय भी करते हो पहले लेके रखते हो, और गुड लाइफ स्पैन हो। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। जी, पेरिशेबल वो इसी में आ जाएगा ना गुड लाइफ स्पैन में। ठीक है, तो वो इसी में कवर हो गया। गुड लाइफ स्पैन मैंने बोला है, तो इसमें पेरिशेबल जो है वो भी इसके अंदर आ जाएंगी। शुड बी इजीली ट्रांसपोर्टेबल। जी, ये हो सकता है, लेकिन ये चले। शुड बी इजी टू डिलीवर कह सकते हैं, ये इसमें भी आ सकता था जो मैंने, लेकिन वो ग्लास वाला और सिनेरियो है। ये भी हो सकता है ना कि आप वो प्रोडक्ट ऐसी बड़ी बड़ी ना ले लें जिसपे ट्रक के अलावा वो जा ही ना सकती हो, आपको डेडिकेटेड भेजना पड़े। तो फर्नीचर आइटम हो गई, मतलब वो ले सकते हैं, इसमें इशू नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, अगर इजीली डिलीवरेबल है तो वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा उसको डिलीवर करना। शुगर और फ्लोर का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं, जो मर्जी करो यार। ये वॉइस का इशू किसी और की तरफ आ रहा है। जी, क्लियर है। इट्स क्लियर, नो इशू। रिफ्रेश योर पेज मींस के फिर आपके एंड पे ही है, बाकी किसी साइड पे कोई इशू नहीं चल रहा।
तो फिर दैट इज गुड, आप लोग अपने एंड से देखें। तो ये मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोडक्ट बता दी। अब इसमें प्रोडक्ट ऐसी कौन सी हो सकती है, मतलब एग्जांपल्स अगर हम शेयर करें, ऐसी प्रोडक्ट कौन सी हो सकती है मुझे बताएं जो इन करेक्टरिस्टिक्स को पूरी कर रही हो। तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, तो मैं एग्जांपल दूंगा आपको हैंड बैग्स की। अगर लेडीज में मतलब फीमेल में जाऊं मैं, तो लेडीज हैंड बैग्स, लेडीज हैंड बैग्स में क्या होता है जी, कितनी वेरिएशंस हैं, एक प्रोडक्ट की कितनी वेरिएशंस हो सकती हैं लेडीज हैंड बैग्स में, जो फीमेल्स हैं वो खुद ही बता दें। मेरे हिसाब में तो उसकी जो मेन वेरिएशन है वो सिर्फ एक है, और वो है कलर। मतलब एक डिजाइन तो डिफरेंट होंगे ना, एक डिजाइन में एक ही कलर ही होंगे ना, एक कलर होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे। साइज का इशू तो उसमें नहीं होगा, और साइज का इशू नहीं होगा तो ये भी टेंशन नहीं होगी, कल वो किसी को चीज चली जाए उसको वो कहे जी मुझे तो वो उसका साइज ही छोटा था, पूरी नहीं आई, वो वापस भेजनी है। तो बैग है, स्टैंडर्ड साइज होता है, और हर एक को वो वही हैंड बैग वो यूज कर सकता है, कोई भी उसको यूज कर सकता है, उसमें कोई इतना साइज का इशू नहीं होता। तो एक हैंड बैग्स जो लेडीज हैंड बैग्स हैं, लेदर हैंड बैग्स होते हैं, उनकी एक लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। वो आपके आराम से उनसे 2 साल 3 साल निकाल सकते हैं अगर आप उनको स्टोर अच्छे तरीके से किया, इन केस मतलब अगर वो पड़े भी रह जाते हैं तो इतनी जल्दी खराब नहीं होते। वेरिएशन उनकी मेन होती है जो वो एक कलर होती है, कलर उनकी मेन वेरिएशन होती है कि कलर्स डिफरेंट होंगे एक डिजाइन के अंदर, फिर दूसरा डिजाइन है उसके अंदर कलर्स हैं, तो वो हम पर प्रोडक्ट बात कर रहे हैं, तो एक वेरिएशन है। तो मेरे ख्याल में अगर मैं ये क्राइटेरिया देखूँ ना, वो फ्राजाइल है, गुड क्वालिटी में भी आपके वो अपने देख के सारी बात लेना है, वेरिएशन भी बहुत ज्यादा नहीं है, कलर्स की मेन वेरिएशन है, लाइफ स्पैन भी बहुत अच्छा है उनका, प्राइस भी ठीक है, रीजनेबल अफोर्डेबल होती है, और वो ऐसी चीज है कि उसकी सेल भी अच्छी है, क्योंकि मतलब आजकल तो मतलब हर एक सूट के साथ बैग मैच किया होता है, ठीक, अच्छी रीजनेबल सेल मिलती है उसमें, और इजी टू डिलीवर भी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसको डिलीवर करना टफ हो। साइज कहाँ से होता है, वो एक डिजाइन में एक बैग है ग्रीन कलर में पड़ा हुआ है, अब उसके अंदर मेन कलर हैं, वो बहुत कम होता है कि किसी में जी वो डिजाइन का भी थोड़ी बहुत वेरिएशन आ रही हो, किसी किसी में होता है, ज्यादातर क्या होता है, ज्यादा मेन वेरिएशन जो होती है वो कलर्स की होती है, एक डिजाइन है उसके अंदर मल्टीपल कलर्स अवेलेबल हैं। सम टाइम कुछ होता है ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हो, कुछ ऊपर टेक्सचर हुआ हो, तो वो थोड़ा बहुत वो भी चेंज हो जाता है, लेकिन वो कम होता है, बहुत कम होता है। ज्यादातर जो बैग्स हैं उनमें कलर्स की वेरिएशन आती है। और यार क्लच इज समथिंग एल्स, मैं बैग की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं, ये ऐसा नहीं होता कि हैंड बैग है उसके अंदर साइज भी चाहिए। भी एक हैंड बैग है, एक कलर है ग्रीन कलर में, एक हैंड बैग पड़ा हुआ है उसके अंदर 6 कलर हैं, 6 साइजेस भी हैं उसके अंदर, ठीक है। तो हर साइज का अलग अलग आपको बैग खरीद के रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई कस्टमर किसी साइज में भी डिमांड कर सकता है वो, तो ऐसा नहीं है, वहां पे मेन कलर और साइज स्टैंडर्ड है, वो कोई भी उसको यूज कर सकता है। तो क्लच वो भी स्टैंडर्ड है, उसमें क्या होगा, क्लच भी अगर आप लेके रखते हो तो वो क्लच एक और वेरिएशन आ गई ना, क्लच भी एक वेरिएशन है, उस वेरिएशन के अंदर अगर एक क्लच लेंगे, क्लच में क्या होगा, कलर्स होंगे मेनली, या अगर कोई टेक्सचर या कोई अगर इस तरह की चीज उस पर हुई है तो फिर शायद वो उसके ऊपर वो डिजाइन का भी ऑप्शन आ जाए सेम, सेम वाले स्टफ के अंदर, वरना ज्यादातर आपका सिर्फ कलर की वेरिएशन होती है मोस्टली, ठीक है। तो ये एक मेरी तरफ से एक एग्जांपल है। अब आप इसमें से सोचें कि अगर इस तरह की कोई प्रोडक्ट लेनी हो तो क्या प्रोडक्ट हो सकती है जिसमें ये सारी करेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करती हो, ये वाली सारी। और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक एसेसरीज, हाँ जी, वो उसमें कुछ है कुछ नहीं है। अब एसी तो नहीं है ना, एसी तो आपका फिर सीजनल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जो एवरग्रीन है, जो 12 मतलब 12 महीने सेल होती हैं। एवरग्रीन का मतलब ये है कि 12 मंथ उनकी डिमांड है, ऐसा नहीं है कि सीजनल है। किचन अप्लायंसेज, जी बिल्कुल, किचन अप्लायंसेज सदाबहार है, 12 मंथ एवरग्रीन, उन्होंने वो चलनी चलनी है, किचन चलना है, इसलिए उनकी डिमांड भी होनी है। बहरहाल आप समझ गए, मिसबा ने सीरियसली बोला है, तला को बोला है या मुझे बोला है? तो ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स हैं जी किसी भी प्रोडक्ट को पिक करने के। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि अगर नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपने इनको माइंड में रख के
प्रोडक्ट को लेना है, ताकि आपको बाद में मिनिमम से मिनिमम जो है ना उसके ऊपर इश्यूज फेस करना पड़े। ये ना प्रोडक्ट के साथ ही प्ले करते रह जाएं। और ये सब चीज़ें होम अप्लायंसेज जी बिल्कुल ये भी हो सकती हैं। तो बहरहाल अभी आपने ये सोचना है कि जो जो ये सारा क्राइटेरिया पूरा करती हैं, प्रोडक्ट पकड़ें, ये सारे पॉइंट्स उसके ऊपर अप्लाई करके देख लें। अगर पूरी हो रही है तो उस प्रोडक्ट को लिया जा सकता है, अगर मिस हो रहा है तो देखें कौन सा पॉइंट मिस हो रहा है और उसकी बेस पे मुझे लेना है या नहीं। तला तो बस ऐसे ही लगा हुआ है जी। अच्छा, अब ये करेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब कुछ मॉडल्स हैं जो कुछ मैंने एक दो डिफाइन किए हैं, बाकी जो स्टैंडर्ड हैं जो हम यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट मेन चीज होती है कि प्रोडक्ट आपने डिसाइड कर ली, प्रोडक्ट आप लेनी है, तो क्या कर रहे होगे आप। अभी किसी ने बोला है कि शाल हम मार्केट जाएंगे, लाहौर के अंदर तो ईजी है, और वहां जाके हम लोग बाय कर लेंगे और फिर हम उस चीज को सेल करेंगे। मुझे ये बताएं, आप शाला मार्केट में जाओगे और वहां से जब जाके जब चीज परचेज करोगे तो मीन्स कि आपको बल्क में चीज उठानी पड़ेगी। एक नॉर्मल क्या आपके माइंड में आता है, प्रोडक्ट लेनी है तो जो पैसे चाहिए, मेरे पास कुछ पैसे हों, मैं जाऊं, मैं जाके डिफरेंट डिजाइन डिफरेंट प्रोडक्ट्स को उठाऊं, उठा के लेके आऊं, उसकी पिक्चर्स बनाऊं, उसको अपलोड करूं और उसके बाद उसको सेल करूं। यही होता है ना एक माइंड में जो आती है चीज। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का माइंड में आता है जी, इन्वेस्टमेंट तो अच्छी खासी होगी, या स्टार्ट में थोड़ी भी करूं तो इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, और फिर ही मेरा काम स्टार्ट होगा, वरना मेरा काम स्टार्ट नहीं हो सकता। तो आपको चीज जाके परचेज करके रखनी पड़ेगी और उसके बाद फिर आप जो है ना उसको सेल कर सकते हो अपने स्टोर पे। लेकिन अगर वो सेल ना हुई तो वो पैसे तो रुक गए। तो जो डिफरेंट मॉडल्स है ना प्रोडक्ट सोर्सिंग के, प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर मैं इसको इनको डिस्कस कर रहा हूँ, या मैं कह सकता हूँ ई कॉमर्स मॉडल्स। एक तो वो दूसरे मॉडल्स है ना, B2B B2C, वो तो जो आपके मॉडल जनरल मॉडल्स हैं। ये मॉडल्स जो है ना वो वाले हैं जो हम लोग जिस तरह से हम लोग ये काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग भी बात होगी और इसमें डिफरेंट मॉडल्स होंगे जिन पे काम किया जा सकता है। तो देखें जी क्या हो सकता है। एक है स्टैंडर्ड मॉडल। स्टैंडर्ड मॉडल क्या है, आपके पास पैसे हो 50,000 लाख रुपए, आप जाएं, आप जाके चीज परचेज करें। मैं आपको बताता हूँ, शालम मार्केट होलसेलर से भरी पड़ी है, इंपोर्टर से भरी पड़ी है। आप डायरेक्ट इंपोर्टर से जाके वहां से चीज परचेज कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि वो इंपोर्टर है या नहीं है, वो किसी और से लेके तो नहीं बेच रहा। तो वहां पे इंपोर्टर्स हैं हर चीज की, आप वहां पे जाके वहां से सोर्सिंग कर सकते हैं। तो लाहौर में होते हुए तो लोगों के लिए इशू ही नहीं है। मैंने ये काम तब स्टार्ट किया था जब मैं उकाड़ा में था, और मैं वहां से लाहौर से फिर भी मतलब यहाँ पे आके उसको करता रहा हूँ। तो आप लोग जो लाहौर में रहते हो उनके लिए तो मसला नहीं है, जो बाकी सिटीज में है वो भी कर सकते हैं। सो स्टैंडर्ड मॉडल ये है जी कि वो जो आपके माइंड में आता है, और आपने जी पैसे लगाने हैं स्टार्ट में, आपने चीज परचेज करनी है, चीज रखनी है, और उसको फिर आपने सेल करना है। अब जो ना सेल हुई वो तो रुक गई, उसका क्या करेंगे। और इसमें इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, स्टार्टिंग में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट बाय करके रखना चाह रहे हो। ये मेरी तरफ से लीस्ट रिकमेंडेड मॉडल है फॉर स्टार्ट, लीस्ट रिकमेंडेड मॉडल। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए ठीक है जिनका अपना फैमिली ओन्ड बिजनेस है, या अपने सर्कल में कोई लोग ऐसे हैं जो जिसके बिजनेस को उठा के वो मतलब ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, और उन्हें पता है कि वहां पे उन्हें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इतने पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, और दो उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है, वो भी पैसे कमा सकते हैं, दूसरों को कमा के दे सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्ट करें और अब कहें जी मैं लाख रुपए लगा के चीज लेके बाय करके रखूं, तो क्योंकि बाय करके रखोगे तो फिर आपको वेयर हाउस भी चाहिए, आपको छोटा मोटा स्टोर भी चाहिए जहां पे उस चीज को स्टोर करोगे। ख्याल रखना पड़ेगा खराब ना हो, आपको उसको संभालना भी पड़ेगा, और फिर आपने उसको सेल भी करना है। तो आपको थोड़ा सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर कोई चीज स्टक हो जाती है तो वो उस चीज आपको सेल लगा कि इस तरह से निकालनी है, या वो पड़ी है पड़ी पड़ी वो खराब भी हो सकती है। तो आपने तो पैसे लगा दिए, अब वो आपके ऊपर एक मीन्स के एक बर्डन है कि आपने उसको निकालना ही निकालना है। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड मॉडल होता है, जो चीज बाय करो जी, रखो और फिर बेचो, जिसपे पैसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो मेरे तो ये लीस्ट रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए, एज अ न्यूबी आप इस साइड पे ना जाए। दूसरा मॉडल है आपका वेंडर मॉडल। अब वेंडर मॉडल क्या होता है, किसी को पता है तो जल्दी से बता दें मुझे। तीसरा मॉडल है इसका ड्रॉप शिपिंग। चौथा मॉडल है इसका, ये मैंने खुद ही ड्राइव किया हुआ है, तो मैं खुद ही नाम को दे देता हूँ, लीस्ट इन्वेस्टमेंट या माइनर
माइनर इन्वेस्टमेंट, ये मेरा खुद ही का दरियाफ्त किया हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो वेंडर मॉडल किसी को आइडिया हो क्या चीज होती है? जल्दी से बताएं अगर किसी को आइडिया है, हमने बस वाइंड अप करना है थोड़ी देर में। ड्रॉप शिपिंग चलें उस पर भी आते हैं। वेंडर मॉडल क्या होता है, वेंडर मॉडल किसी को अगर आइडिया हो? नहीं आइडिया तो बता दो, मैं बता दूं, फिर मैं किसी नो ही बोल दो कि नहीं पता। फेरी वाला मॉडल कौन? होल सेलिंग? और ये क्लियर करो ना, होल सेलिंग क्या? नो आइडिया, चले मैं बताता हूँ। वेंडर मॉडल ये होता है कि मैं इंपोर्टर या होलसेलर के साथ बात करता हूँ। मैं उसको जिस तरह से भी उसके साथ डीलिंग करूँ, मैं उसको बोलूंगा भाई कि जब आपकी प्रोडक्ट सेल होगी तब मुझे आपसे प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, मीन्स के मैं पहले चीज़ बाय नहीं करता, मैं वेंडर्स के साथ बात कर लेता हूँ, मुझे पता होता है वो चीज़ मिलनी कहाँ से है। मैं उस चीज़ को अपनी वेबसाइट पे लगा के उसको मार्केट करके सेल कर देता हूँ। जब वो सेल होती है तब मैं प्रोडक्ट को जाके अरेंज करता हूँ और शिप करवाता हूँ। आपका दराज वेंडर मॉडल पे काम करता रहा है और वेंडर मॉडल पे यहाँ तक पहुंचा है। आप लोगों ने फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा, इंडियन वेबसाइट है, वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स। इस तरह पाकिस्तान में दराज है, फ्लिपकार्ट है इंडिया में। तो ये वेंडर मॉडल पे ही बड़े हैं और आगे पले बड़े हैं और आगे तक गए हैं। ये सब वेंडर मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वेंडर मॉडल में ये होता है कि चीज को बाय करके हम नहीं रखते, हम चीज को तब बाय करेंगे जब उसका वो सेल हो चुकी होगी। लाइक चीज सेल हुई है, हम अरेंज करेंगे और शिप कर देंगे। तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में उसको लेके स्टोर करने की कोई टेंशन नहीं है, हम तब भी बाइंग करेंगे जब वो चीज सेल होगी। तो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं है। समझ आ रही है? पाकिस्तान के केस में क्या हो सकता है कि पाकिस्तान के केस में इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपको पहले शायद पे करने पड़े उसके एक प्रोडक्ट के जो सेल हो चुकी हुई है, वो बाय करके आपने भेजनी है, तो वो कितनी सी इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, और जब आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो वही वेंडर आपको विदाउट पेमेंट्स भी आपको उठवाया करेगा चीजें। मीन कि आपके साथ उनकी टर्न बन जाएगी कि 15 दिन बाद, 30 दिन बाद हम लोग जो भी आपसे चीजें पिक की होंगी हम आपको उसका पे करेंगे। तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो फिर आप टोटल इस चीज पे चले जाएंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व ही नहीं है। पहले चीज बिकी, आपने अरेंज करवा के शिप कर दी, पैसे आ गए आपके पास, कैश ऑन डिलीवरी अगर है तो। और अगर दूसरा मॉडल है इंटरनेशनल तो फिर तो पेमेंट पहले ही आ चुकी होती है, फिर तो टेंशन ही नहीं है, उसी में से पे करके आप खरीदते हो। लेकिन कैश ऑन डिलीवरी है तो एक मंथ के अंदर 15 दिन डेज की टर्न हो तो आपके तब तक पैसे क्लियर हो के आपके पास आ चुके होते हैं, और तब फिर आप जो है ना वो आगे पे कर देते हो अपने वेंडर को। तो वेंडर मॉडल ये होता है कि होलसेलर्स इंपोर्टर्स के साथ आपके लिंक होते हैं, उनके साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट तक साइन किए जा सकते हैं, जैसे दराज ने ओरिएंट के साथ और हायर के साथ इन सब के साथ साइन किए थे। अब तो बहुत अरसा हो गया है, पुरानी बातें कर रहा हूँ। तो उसमें ये है कि पैकेजिंग दराज की, बाकी काम उनका, वही डिलीवर करेंगे, सब कुछ वही करेंगे, दराज सिर्फ पैकेजिंग प्रोवाइड कर रहा है। सो उसके वो कमीशन भी अपना चार्ज कर रहा है। तो वेंडर मॉडल एक्सपैंड करने का बहुत जबरदस्त तरीका है, बड़ी जल्दी आप एक्सपैंड कर सकते हैं। समझ आ गई कि इसमें आपकी प्रोडक्ट आपके पास नहीं होती, ना ही आप बाय करके रखते हो, आप सिर्फ वेंडर्स के साथ लिंक में होते हो। वेंडर्स मींस होलसेलर्स, इंपोर्टर्स, और उनके साथ आपका लिंक होता है और आप उनके कह देते हो भाई ये प्राइस, ये चीज हमें किस प्राइस में आपने देनी है। आप उनको सबज बाग दिखाएं जी, हम आपकी सेल बहुत अच्छे लेवल पे करवा सकते हैं, जो भी उससे उनसे बात करें। आपने उनसे अपनी एक फिक्स कॉस्ट ले लेनी है कि ये चीज वो आपको कितने में देंगे, तो वो आपको एक फिक्स कॉस्ट बता देंगे। अब आपने अपने मार्जिन के साथ उसे अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करना है, और जब वो सेल होगी तब उसको अरेंज करा के शिप करना है। ठीक है, नहीं नहीं प्राइवेट लेबल नहीं है ये। ये कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। सो ये आपका वेंडर मॉडल है, और ये कंपैरेटिवली इजी और कम इन्वेस्टमेंट वाला। मीन इन्वेस्टमेंट क्या है पाकिस्तान के इसमें, ये है कि जब चीज सेल होगी तब आपको स्टार्टिंग में पे करना पड़ेगा, वो अरेंज करके भेजनी पड़ेगी, लेकिन वो बिकी हुई प्रोडक्ट है, शायद की बात है रिटर्न आ जाए, वरना वो तो डिलीवर होनी ही होनी है, पैसे तो मिलने ही मिलने हैं आपको। तो जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तब आप टर्न पे कर रहे होगे, तो पहले आप कुछ नहीं पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका वेंडर मॉडल है। चीज आपके पास पड़ी या मार्जिन के साथ लिस्ट है, आपने बेच दी, आपने जब ऑर्डर आएगा अरेंज करवाओगे, शिप करोगे। ठीक है, दराज इसके ऊपर, दराज की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आज से 3 साल पहले उनके पास 500 प्लस एम्प्लॉइज थे जो सिर्फ प्रोडक्ट अरेंज करा के भेजते थे। तो इतना एम्प्लॉय उनका सिर्फ इसी चीज पे काम कर रहा था, तो बहुत जल्दी एक्सपैंड किया जा सकता है ये मॉडल। तो वेंडर भी जब काम कर रहे होते हो, आपने हर वेंडर का बैकअप भी रखा होता है कि इनकेस अगर उससे रेंज ना होगी तो पीछे बैक पे दूसरा कोई है उससे रेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आपका सिनेरियो चल रहा होता है। ये आपका वेंडर मॉडल है, इसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ना होने के बराबर है। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग भी वेंडर से मिलता जुलता है, लेकिन वेंडर से थोड़ा डिफरेंट है, और आप लोग
कहेंगे जी ड्रॉप शिपिंग और इसमें फ़र्क क्या है, जब मैं बता दूंगा उसके बाद आप बोलोगे। तो ड्रॉप शिपिंग अगर किसी को पता है तो बता दें, वरना ड्रॉप शिपिंग का मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये चीज़ें करके मैंने वाइंड अप करना है। ड्रॉप शिपिंग चीज़ आपकी नहीं है, आपने ऑनलाइन देखा, सर फिर तो ऐसा होता होगा कि जो ऑर्डर आए तो होलसेलर से मिले ही ना। जी मैंने कामरान इसका पहले ही आंसर दे दिया है। हमारे पास बैकअप्स होते हैं, हमने बैकअप्स रखे होते हैं कि एक वेंडर है, अगर उससे ना मिला तो सेकंड पे बैकएंड पे और बंदा भी है बैकअप पे। ठीक है, तो हमें पता होता है, हम लोग एक के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे होते, तो बैकअप रखने हैं लाजमी अगर आप वेंडर पे काम कर रहे हो। अच्छा, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है जी कि मैंने एक वेबसाइट ओपन की, फॉर एग्जाम्पल ये है अली एक्सप्रेस। बहुत सारी दुनिया इससे ड्रॉप शिपिंग करती है, इस वजह से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। और ये ड्रॉप शिपिंग का जो असल मजा है ना, वो इंटरनेशनली है। जब आप बाहर सेल कर रहे हो ना, तब इसका मजा आपको आएगा, क्योंकि पहले पैसे आपके पास आएंगे। कैश ऑन डिलीवरी में तो चलो आप बाद की बातें हैं ना। तो बेहतरीन जब इसका जबरदस्त मजा आता है वो आता है जब आप इंटरनेशनली इसको कर रहे हो। अब देखिए जी, मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे ये वॉच, या यहाँ पे मैं आके सर्च करता हूँ, ज्वेलरी को देख लेते हैं, कोई इस तरह की चीज, या ये वॉच ही ले लेते हैं चले। मैंने ये वॉच ओपन की, मतलब मैं एक वेबसाइट पे आया हूँ, वहाँ एक चीज़ पड़ी, मुझे नज़र आई है, मुझे ये वॉच नज़र आई है। ये वॉच मैं देख रहा हूँ कि ये वॉच $19.19 की मिल रही है मुझे अली एक्सप्रेस से। ठीक है, मैं इस वॉच को उठाता हूँ और लिस्ट कर देता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, और मैं रेट रख लेता हूँ वहाँ पे 38 या 39.99। ठीक है, अब मैं उसको करता हूँ मार्केट। मैं मार्केट करता हूँ, मेरी चीज़ बिक जाती है 39 में, 40 में। मेरे पास पहले आएंगे पैसे, क्योंकि मैं इंटरनेशनली बात ज्यादा कर रहा हूँ आपको, वहां पे इसका ज्यादा अच्छा सिनेरियो होता है। तो मुझे $40, मुझे $39 पहले पेमेंट आएगी। मैं उसमें से 19.99 उठाऊंगा, जितने भी इनकी अमाउंट है। मैं यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करूंगा, मैं इनको ऑर्डर प्लेस करूंगा, और मैं ऑर्डर प्लेस करते हुए जो एड्रेस होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो मैं अपने क्लाइंट की दे दूंगा, अपने कस्टमर की दे दूंगा। वो कस्टमर जिसने मेरी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस किया है, उसने जारी बात है अपना ईमेल और अपना सारा एड्रेस वगैरह हर चीज मुझे दी होगी। तो मैं वही सारा एड्रेस उठा के मैं इसको दे दूंगा, और मैं इसको बोलूंगा डायरेक्ट वहां शिप कर दो। तो शिपमेंट का एड्रेस जो है वो मेरा वो होगा जो कस्टमर का है, ये डायरेक्टली वहां पे शिप कर देंगे। तो मेरा काम क्या था, मेरा काम था सिर्फ इनके प्रोडक्ट को उठाना और उसको मार्केट करना और सेल लेके आना, और बाद में इनको सेल दे के मेरी हेडेक खत्म। मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मैंने उसको अरेंज करना है, प्रोडक्ट को मैंने उसको पैक करना है, मैंने उसको डिलीवर करवाना है, मैंने पेमेंट कलेक्ट करनी है। कुछ नहीं है, मतलब पहले मुझे अमाउंट रिसीव हो रही है, मैं उसी में से आधे पैसे इनको पे करके मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट आप शिप कर दो। ये होता है ड्रॉप शिपिंग, जिसमें आप प्रोडक्ट ऑन नहीं कर रहे होते, आप दूसरों की प्रोडक्ट को ऑन मार्जिन सेल कर रहे होते हो। इसको पता हो या ना हो, इसको पता चल भी जाए तो इसको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 19.99 में इसका मार्जिन ऑलरेडी है, तो मैं उसको पूरा पे कर रहा हूँ, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको तो सेल मिल रही है, वो कहेगा ठीक है। मैं इवन कि उसको, अगर ये प्रोडक्ट मेरी सेल होना स्टार्ट हो जाती है, तो मैं इस पर्सन को कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, मैं इसे बता सकता हूँ भाई कि मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करवा रहा हूँ, मैं आपको अच्छे खासे ऑर्डर दूंगा। आप ऐसा काम करो कि अपने पार्सल पे ना नेक्स्ट टाइम आपने मेरा लोगो लगा के भेजना है। वो कहेगा ओके, लोगो सेंड करें, मैं लोगो पिक्चर भेजूंगा। वो अपने पार्सल के ऊपर नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा ऑर्डर कोई जाया करेगा, वो उसके ऊपर मेरे लोगो लगा के भेजा करेंगे, ताकि चाइना से शिप हो रहा है लेकिन लोगो मेरा लगा हुआ है, तो जो कस्टमर है उसको पता चले जी ये कि इसी कंपनी ने भेजा है, इनका वेयर हाउस या इनका जो मेन सोर्सिंग है वो चाइना में है, इस वजह से वहां से आया है। तो मैं अपना लोगो वगैरह भी लगवा सकता हूँ, यहाँ तक जाते हैं, ये इजीली करते हैं, क्योंकि इनका मार्जिन इसके अंदर ऑलरेडी है और मैं उनको सेल ला के दे रहा हूँ, सेल किसको अच्छी नहीं लगती। सो ये नॉर्मल मॉडल है। तो ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि हम लोग किसी के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं ऑन मार्जिन, और जब हमें अमाउंट रिसीव हो जाती है, जब हमारी चीज बिकती है, तो जो अपने मार्जिन हैं वो रखने के बाद बाकी अमाउंट इनको पे करके एड्रेस डायरेक्ट क्लाइंट का दे देते हैं। तो हमें जिस तरह वेंडर मॉडल है, वेंडर मॉडल के अंदर इसमें डिफरेंस क्या है, वेंडर मॉडल में ये है कि जब ऑर्डर आएगा तो प्रोडक्ट अरेंज आपने खुद करनी है, पैक आपने खुद करवानी है, शिप आपने खुद करवानी है, ये सारी हेडिक भी आपकी अपनी है। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें आपकी हेडिक है चीज उठाना, अच्छी प्रोडक्ट को हंट करना और मार्केट करके सेल करना, और बाद में इनको एड्रेस दे देना। शिपमेंट वाली, पैकेजिंग वाली, वो सारी हेडिक आपकी नहीं है। ये होता है ड्रॉप शिपिंग। तो वेंडर और ड्रॉप शिपिंग में मेन डिफरेंस है ये वाला।
तो इसको नहीं भी पता होगा तब भी चलता रहेगा, इसको बता भी दोगे तब भी आप इससे इवन के डिस्काउंट्स भी ले सकते हैं कि अगर आप सेल वॉल्यूम अच्छा दे रहे हो तो वो आपको इस पे भी डिस्काउंट देंगे, कोई मसला नहीं है, हम आपको इससे भी कम पे देते हैं, आप हमें सेल दे रहे हो। समझ आइए इसकी ड्रॉप शिपिंग की। जी स्टार्टिंग में आ सकता है स्टोर का नाम वगैरह, वो चाइनीज में लिखा होता है ज्यादातर, समझ तो आती नहीं अगले बंदे को, लेकिन ये है कि आप उसको बाद में चेंज करवा सकते हो। कमीशन नहीं है, मार्जिन है। वेंडर में मार्जिन है, इसमें मार्जिन है। मेन डिफरेंस क्या है कि वेंडर जो है उसमें प्रोडक्ट अरेंज खुद करनी है, पैकेज खुद करनी है, शिप खुद करनी है, वो सारी हेडिक आपकी अपनी है। लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर रिसीव किया, एड्रेस दिया आपने सेलर को, और आप ओके हो गए, अब आपको कोई टेंशन नहीं है। मल्टी भी हो सकते हैं जी, लेकिन जो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं अब सारे सिनेरियोज बताऊंगा और आप उनमें से लेके चलोगे। प्रोडक्ट की हंटिंग कैसे करते हैं? अगर आप एसईओ वाइज उसको रैंक करना चाहते हो तो कीवर्ड रिसर्च है आपकी सबसे बेस्ट टेक्निक। अगर आपने फेसबुक वगैरह पे करना है तो फिर उसके भी डिफरेंट टूल्स भी अवेलेबल हैं, और मैनुअली भी हंट किया जा सकता है, मैं उसका भी बताऊंगा आपको कि हंटिंग कैसे करनी है वाली। और जो शिपमेंट है पाकिस्तान में या बाहर अगर हमें हैंडल करनी पड़े तो कैसे होनी है वो भी बताऊंगा आपको, तो सारी चीजें बताऊंगा। फिलहाल तो मैं सिर्फ एक जनरल मॉडल डिस्कस कर रहा हूँ। तो वेंडर मॉडल और ड्रॉप शिपिंग में फर्क पता चल गया। वेंडर मॉडल में प्रोडक्ट अरेंज आपने खुद करनी है, जब ऑर्डर आएगा आपने पैकेजिंग खुद करनी है, शिप आपने खुद करनी है। ड्रॉप शिपिंग में आपने खुद कुछ नहीं करना। वेंडर मॉडल में हो सकता है आपको पिक्चर्स मिले, हो सकता है ना मिले, आपको खुद पिक्चर्स बना के अपलोड करनी पड़े, आपकी वर्किंग थोड़ी ज्यादा है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि मुझे किसी की प्रोडक्ट अच्छी लगी है और मैंने ऑनलाइन उसको पड़े हुए देख लिया, मैं इसी की यही पिक्चर्स उठा के यूज कर लूंगा। ठीक है, क्यों? मुझे उसमें ये होता है कि जब इस क्लाइंट को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा तो ये मुझे कल को क्लेम तो वैसे भी नहीं कर सकता कि भाई आप क्या कर रहे हो, मेरी प्रोडक्ट मेरी चीजें उठा के वहां पे अपलोड की हुई है, मेरी पिक्चर्स ली हुई है आपने। ठीक है, कुछ नहीं कह सकता, मैं उसको सेल ला के दे रहा हूँ। और इसको, और एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है, अच्छा जी यहाँ पे जब $19 की $20 की चीज पड़ी हुई है तो हमसे 40 में कोई क्यों बाय करेगा? ये क्वेश्चन भी एक बड़ा आता है ड्रॉप शिपिंग की, जब मैं बात करता हूँ ना तो ये क्वेश्चन आता है। पता नहीं रमशा अब क्या इशू है, आप रिफ्रेश करके देख लें। तो अब ये क्वेश्चन आता है जी कि $20 में जब अली एक्सप्रेस से मिल रही है तो वो पर्सन पागल है जो हमसे $40 में परचेज करेगा? और भाई उसको पता ही नहीं है अली एक्सप्रेस पे $20 की मिल रही है। सबसे मेजर बात ये है, आप लोग जो लड़के हैं, मैं इनकी बात करता हूँ, आपने जीन्स की पैंट लेनी है। जीन्स की पैंट अगर आप किसी ब्रांड की शॉप पे या लिवाइस पे या कहीं पे चले जाओगे, आपको पता है कि 5,000 6,000 से नीचे मुझे पैंट नहीं मिलनी। ठीक है, जब आप, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनको ये भी पता है कि अगर मैं ये क्रीम ब्लॉक चला जाऊं, क्रीम ब्लॉक में बैक पे जो मतलब कुछ ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी लाइक वो पैंट्स जो बच जाती हैं जो ऑर्डर्स में से, वो उसको सस्ते दामों में दे देते हैं, वही क्वालिटी सब कुछ वही होता है, लेकिन वो आपको ना इकोनॉमिकल प्राइस पे मिल जाती है। अब रीजन क्या है? अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा होता है, क्रीम ब्लॉक में ऐसे मिलती है। और अक्सर लोग ब्रांड कॉन्शियस हैं, वो कहते हैं नहीं भाई वो तो अच्छी है ही नहीं, हालांकि सेम चीज होगी, लेकिन वो कहेंगे नहीं ब्रांड की चीज ही पहननी है। तो ब्रांड कॉन्शियस है तो वो ब्रांड से ही लेंगे, वो उस जगह से नहीं लेंगे। और किसी को, और अक्सर को नहीं पता, बहुत सारों को नहीं पता कि यार अच्छा वहां से इतने की मिल जाती है, वहां सस्ती मिल जाती है चीज, नहीं पता। तो ये रीजन है, मैं उस कस्टमर तक, मैं उस ऑडियंस तक अपने तरीके से पहले पहुंच गया हूं, मैंने अच्छे तरीके से पहुंच के उसको टारगेट करके मैं उसको चीज दिखा रहा हूँ, और चीज की वैल्यू अच्छी नजर आ रही है, तो इस वजह से वो मुझसे बाय कर रहा है। इस वजह से वो $20 वाली बाय नहीं कर रहा, क्योंकि उसे नहीं पता कि $20 की कहीं पे ये मिल रही है। मेरा मार्केटिंग का मेथड, मेरी अप्रोच वो अच्छी थी, मैंने उसको चीज दिखाई और उसने उसको पसंद आई, उसने बाय कर ली। समझ आ रही इस चीज की? तो इसलिए ड्रॉप शिपिंग में ये नहीं सोचना कि जी वो तो इतने की चीज है तो वो डायरेक्ट वहां से जाके क्यों नहीं बाय करता, वो यहाँ से क्यों कर रहा है। भाई वो इसलिए नहीं करता क्योंकि वो अलग सिनेरियो है, उसे नहीं पता अली एक्सप्रेस का। और एक शॉप को चलाने के लिए छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए, बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए होते हैं आपको। अगर लाहौर में मैं एक शॉप बना लूं जहाँ पे मैं कोई गारमेंट्स का काम, कोई काम कर लेता हूँ, तो क्या मुझे पूरा लाहौर चाहिए वहां से परचेजिंग करने के लिए? मुझे तो एक छोटी सी ऑडियंस चाहिए लोगों की, जो मेरे से चीज परचेज करते रहे, मेरा सर्कल चलता रहेगा बस। कितने ब्रांड्स हैं, कितना कुछ है, कितना कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो इसलिए ऐसा नहीं होता। हमारा मार्केटिंग, हमारी टेक्निक, हमारा अप्रोच ज्यादा अच्छी थी। हमने, हमारी इंटेलिजेंस है कि हमने उस चीज को उठाया और हम उस चीज को अच्छे लोगों में जाके, उस मार्केट में जाके उसको हाईलाइट कर रहे हैं या उसको प्रमोट कर रहे हैं जहाँ पे हमें पता है कि हमें पैसे मिलेंगे। तो ये नॉर्मल है, हमारे पास फुल सिक्योरिटी है।
कस्टमर को प्रोडक्ट समझ नहीं आती, उसको ठीक नहीं लगती, वो उसको वापस करना चाहता है, हम वर्चुअल एड्रेस भी ले सकते हैं जिससे वो प्रोडक्ट हमारे तक पहुंच भी जाएगी। अगर वो ब्रेक हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो अली एक्सप्रेस के ऊपर भी हमारे पास सपोर्ट अवेलेबल है। हम क्लाइंट को, वो जो जो सेलर है उसको बोलेंगे भाई प्रोडक्ट टूटी हुई पहुंची है, ये देखो इमेज है, वो दोबारा भेजेगा, क्योंकि फीडबैक सिस्टम है, तो कोई इशू नहीं होता उसमें। ठीक है, तो मार्केटिंग मार्केटिंग बहुत कुछ करती है जी, मार्केटिंग। मार्केटिंग से आप देखो कितने बड़े बड़े ब्रांड्स कितना कितने महंगी चीजें बेच रहे हैं, वही चीज जो सस्ती भी मिल सकती है, लेकिन उनका ब्रांड का नाम, उनकी मार्केटिंग, उनकी अप्रोच इतनी अच्छी होती है कि लोग उसको बाय करते हैं, उसको लेते हैं। तो यही सब कुछ होता है। तो ड्रॉप शिपिंग एक बड़ा जनरल मॉडल है, ये चल रहा है, फॉर एवर ग्रीन है। तो इसके अंदर ये चीजें हो रही हैं, और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ शो करूंगा, मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगा, एक वेबसाइट ओपन करूंगा, मैं दिखाऊंगा उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं वो कितने की हैं, और उसने 50-50% डिस्काउंट लिखा होगा, और 50% डिस्काउंट लिख के भी जो उसने प्राइस लिखी हुई है उसके भी हाफ प्राइस पे हमें वो अली एक्सप्रेस पे पड़ी हुई मिलेंगी। ठीक है, और लोग खरीद रहे होंगे। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, तो पूरी एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा। फिलहाल आपको बस समझना जरूरी है कि ड्रॉप शिपिंग है क्या। तो ड्रॉप शिपिंग हो गया, बहुत इजी मॉडल है, आपको ना पिक्चर्स बनाने की पेन, मतलब बहुत कुछ आपका इसमें, हेडेक बहुत ही कम है, सिर्फ प्रोडक्ट हंट की उठाई, और ऐसे ऐसे टूल्स और प्लगइन्स अवेलेबल हैं, ऐसे ऐसे ऐप्स अवेलेबल हैं कि वन क्लिक के अंदर पूरी प्रोडक्ट उठा के इंपोर्ट कर देते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो बड़ा आपका ना ये एक जबरदस्त किस्म का मेथड है ड्रॉप शिपिंग में, मैं आपको बताऊंगा इसका फर्दर। उसके बाद माइनर इन्वेस्टमेंट है, ये जो मैंने खुद से ड्राइव किया हुआ है, इसमें क्या होता है कि छोटी सी इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज आपके पास है, 5,000, 10,000, आप उसको लगाओ, और उसको लगा के ये काम स्टार्ट कर सकते हो। और जब ये काम स्टार्ट करोगे तो एज यू ग्रो, आप फिर बिल्कुल टोटल क्रेडिट पे भी चले जाओगे, आपके प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट निकल जाएगी। तो ये मैंने एक बार ट्राई किया था, मैंने क्या किया था कि मैंने हैंड बैग से ही स्टार्ट किया था, और मैंने 10 जो है ना बैग्स, वो फर्स्ट टाइम उठाए थे। मैंने उनको बताया जी कि मैं आपको अच्छी सेल्स दूंगा, मैंने ऑनलाइन करना है, फिलहाल टेस्टिंग करनी है, ये वो। 10 बैग लिए मैंने, 8,000, 9,000 या 10,000 रुपये टोटल लगा। और उनको आके उनकी पिक्चर्स बना के अपलोड करके उस पर कैंपेन चलाई, जो उसमें से अच्छा चलना स्टार्ट हो गया उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, जो नहीं चला वो एक आधा तो बिक ही जाता था। या बाद में मैंने ये भी मॉडल बना दिया कि मैंने शॉप ओनर से बात कर ली, होलसेलर से, कि भाई कोई बैग अगर नहीं सेल होगा इन केस, तो मैं आपसे रिप्लेस कर लिया करूंगा, कोई और डिजाइन ले लूंगा। उन्होंने कहा जी दैट इज ओके। तो ये माइनर इन्वेस्टमेंट वाला मॉडल क्या था, इसको भी फर्दर मैं डिस्कस करूंगा कल। बाकी हमने कर लिए सारे, और अभी इसके बाद हम लोग फिर जो पेमेंट मेथड है वो किस तरह से काम करेगा, कैश ऑन डिलीवरी किस तरह से काम करती है, पेमेंट गेटवेज का सारा सिनेरियो, और कुछ एग्जांपल्स दूंगा स्टोर्स की जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला प्रोडक्ट अपलोडिंग वगैरह, ई कॉमर्स का अगर हम अपना स्टोर बनाते हैं तो वर्डप्रेस पे कैसे प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं, किसी के लिए करनी पड़ जाए, शॉपिफाई पे किस तरह से करते हैं वो बताऊंगा। फिर इंशाल्लाह स्टोर सेटअप की तरफ भी जाएंगे, मतलब वेबसाइट सेटअप प्रॉपर थीम के साथ। तो इस तरह से हम इसको आगे लेके चलेंगे। जी जी, दराज के ऊपर सेलर, होलसेल वाले बने हुए हैं, आप भी बन सकते हैं दराज के ऊपर सेलर, आप भी बन सकते हैं, वो तो इतना कोई इशू नहीं है। मार्केटिंग भाई दुनिया में किसी भी चीज को चलाने के लिए उसकी मार्केटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है वो। मार्केटिंग कैन डू मिरेकल्स। ठीक है, तो मार्केटिंग पे सब कुछ होता है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कैसे कैसे हम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। और अब आप ये सोचो कि जो होलसेलर द्रास पे आके बैठा है या कहीं और उसने बना ली है, उसके पास एट अ टाइम सारी स्किल्स नहीं है, उसे मार्केटिंग नहीं आती, वो शायद किसी को हायर कर रहा हो, और हायर करते भी वो इतना अफोर्ड ना करता हो पे करना। आपके पास प्लस पॉइंट पता क्या है, आप लोगों को पता है कि मार्केटिंग कैसे करनी है। ठीक है, आपको एसईओ का पता है, आपको सोशल मीडिया का पता है, आपको एड्स का पता है, और आपको स्टोर बनाना भी खुद आ जाता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, आप सारा काम तो खुद कर रहे हो। तो इसलिए आपको आपका जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है, आप ऑल इन ऑल आप एक्सपर्ट हर चीज के अंदर, आपको पता है कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है, जो हर एक को नहीं पता होता। तो इस वजह से आपकी जो है ना वो आप उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा एज पे है, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। दो प्रोडक्ट्स के साथ उसामा स्टोर रन कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं मुझे बताइएगा। आप प्रोडक्ट के किस तरीके से डिफाइन करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं मतलब।
अच्छा, दराज पे कर रहे हैं, ठीक हो गया। दराज के साथ साथ अपनी साइड भी बनाए यार। माशाल्लाह। सरिश मुझे बताइएगा क्या कर रहे हैं आप, इंटरनेशनली क्या सेल कर रहे हैं और क्या प्रोग्रेस है आपकी, किस मार्केट में कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में डिटेल्स दीजिएगा। तो दैट इज इट जी। मेरे ख्याल में हमने काफ़ी कुछ ही आज डिस्कस कर लिया है। मैं जितना कम ही करना था इससे, लेकिन काफ़ी कर गया हूँ। तो बाकी इसको यहीं से लेके चलेंगे मंडे को। वीकेंड है, प्लीज़ वीकेंड वेस्ट ना कीजिएगा, कोशिश करें फुल अपनी 100% अपना दें और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, तो इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। सो सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। और इन बिटवीन जो भी क्वेश्चंस हो मुझसे पूछ लीजिएगा। जुमा आज है तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया सरिश, बताइएगा मुझे। चलें जी, अब ख्याल रखिए। माशाल्लाह एंड पे लोग आए हैं और अभी थोड़ा सा स्टिक किए बैठे हैं। शायद कोई लेक्चर में समझ आ रही हो या इंटरेस्टिंग लगा हो। तो बहरहाल इसको आगे यहीं से लेके चलेंगे हम लोग। मंडे को इंशाल्लाह बात होती है। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।